नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हैं डॉक्टर संतोष कुमार के नोट्स जो MJC3 राजनीतिक सिद्धांत के सिलेबस पर हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स से वो सारे जरूरी पहलू निकालना जो छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने में मदद कर सकें। ये सिर्फ एक सिलेबस का ब्रेकडाउन नहीं है, ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी सेशन है। बिल्कुल, हम इसे एक रोड मैप की तरह देखेंगे। हमारी चर्चा की शुरुआत होगी परीक्षा के पैटर्न को समझने से। मतलब आखिर दुश्मन को हराने से पहले उसके किले की बनावट समझना जरूरी है ना? हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह की समझ की मांग करते हैं, और फिर हम एक एक करके चारों यूनिट्स की गहराइयों में उतरेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले किले की बनावट पर ही आते हैं। ये जो परीक्षा का पैटर्न है और अंकों का बंटवारा, ये असल में छात्रों को क्या बता रहा है? उन्हें किस तरह से सोचना चाहिए? देखिए, डॉक्टर कुमार के नोट्स के मुताबिक पैटर्न बहुत कुछ कहता है। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, हर एक 2 अंक का, यानी 20 अंक सीधे सीधे आपकी तथ्यात्मक जानकारी मतलब फैक्ट्स पर आधारित हैं। आपको परिभाषाएं, विचारकों के नाम, ये सब याद होना चाहिए। फिर आते हैं 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, हर एक 5 अंक का। अच्छा। यहां रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट को संक्षेप में समझाना आना चाहिए। और आखिर में है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 10-10 अंक के हैं। ये आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता यानी एनालिटिकल स्किल्स का असली टेस्ट है। तो संदेश साफ है, रटना भी है, समझना भी है और विश्लेषण भी करना है। यानी तैयारी में तीनों स्तरों का एक संतुलन बनाना होगा। सिर्फ गाइड रट लेने वाले या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दोनों को ही मुश्किल होगी। चलिए इसी सोच के साथ पहली यूनिट में गोता लगाते हैं। ये स्वतंत्रता यानी लिबर्टी पर है। सुनने में ये शब्द बहुत सीधा लगता है, पर राजनीतिक सिद्धांत में इसके क्या मायने हैं? यही तो इस विषय की खूबसूरती है। स्वतंत्रता शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ इसका एक तकनीकी मतलब है। डॉक्टर कुमार के नोट्स के अनुसार छात्रों को 2 खास तरह की स्वतंत्रताओं पर ध्यान देना है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, ये सुनने में उल्टे लगते हैं। क्या नकारात्मक स्वतंत्रता कोई बुरी चीज है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है, और यही कंफ्यूजन ज्यादातर छात्रों को होता है। इसे ऐसे समझते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है अभाव या अनुपस्थिति, मतलब बाहरी रुकावटों की अनुपस्थिति, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम। फ्रीडम फ्रॉम। हाँ, सरकार या कोई और मुझे कुछ करने से रोके नहीं, जैसे मुझे क्या बोलना है, क्या पहनना है, इस पर कोई बाहरी बंधन ना हो। ये मुझे अकेला छोड़ दो वाली स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी बाहरी कंट्रोल का ना होना। तो फिर सकारात्मक स्वतंत्रता क्या हुई? सकारात्मक स्वतंत्रता है फ्रीडम टू। ये सिर्फ बंधनों के अभाव की बात नहीं करती, बल्कि ये व्यक्ति की क्षमता और अवसर की बात करती है। मतलब क्या मेरे पास अपने जीवन के फैसले खुद लेने की वास्तविक क्षमता है? एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए एक भूखे और अनपढ़ व्यक्ति को वोट देने की आजादी है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। लेकिन क्या उसके पास इतना ज्ञान और साधन है कि वो सही उम्मीदवार चुन सके? उसे ये क्षमताएं देना सकारात्मक स्वतंत्रता का लक्ष्य है। यह व्यक्ति को सक्षम बनाने पर जोर देती है। अच्छा। यहाँ पर यह वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी हो सकती हैं। जैसे सरकार सबकी भलाई के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है, तो वो मेरी जो मनाए वो करने की आजादी नकारात्मक स्वतंत्रता पर एक तरह से रोक लगाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है जी। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में यही विश्लेषण चाहिए। इस यूनिट का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या करें तथा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसमें छात्रों को सिर्फ परिभाषा नहीं लिखनी, बल्कि यही तनाव दिखाना है। उन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का जिक्र करना चाहिए, जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। सही, और टी.एच. ग्रीन जैसे विचारक जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया। एक अच्छा जवाब दोनों के बीच का संतुलन साधने की बात करेगा। और छोटे सवाल जैसे वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय प्रश्न में वो छात्रों को कहाँ फंसा सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सीधा पूछ सकते हैं, किस विचारक का संबंध नकारात्मक स्वतंत्रता से है, या सकारात्मक स्वतंत्रता का मूल विचार क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में किसी एक पर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है, या जैसा आपने कहा, स्वतंत्रता और विकास के बीच संबंध पर सवाल आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो पहली यूनिट हमें व्यक्ति के बारे में सोचना सिखाती है, उसकी आज़ादी। लेकिन व्यक्ति अकेला तो नहीं रहता, वो समाज में रहता है
और जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तो सवाल उठता है कि मेरी आज़ादी की सीमा कहाँ है और आपके अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं। शायद यहीं से हमारी दूसरी यूनिट अधिकार और समानता की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। जब समाज होता है तो हमें नियमों की जरूरत पड़ती है ताकि एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए। यहीं पे अधिकार यानी राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है और डॉक्टर कुमार ने इस यूनिट को बहुत स्कोरिंग कहा है। स्कोरिंग क्यों? क्योंकि इसके विषय बहुत स्पष्ट हैं। अगर छात्र परिभाषाएं और प्रकार ठीक से समझ लें तो अंक हासिल करना आसान हो जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या समझना है? अधिकारों के भी प्रकार होते हैं? हाँ, नोट्स के अनुसार 3 प्रकारों पर ध्यान देना है: प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वो हैं जो माने जाते हैं कि हमें जन्म से ही मिले हैं। तो यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न सीधा साधा योगा अधिकार क्या है और उनके प्रकार बताएं। हाँ, ये एक क्लासिक सवाल है। अधिकार की अवधारणा को समझाते हुए प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकारों का विस्तार से वर्णन करें। इसमें छात्रों को हर प्रकार को उदाहरण सहित समझाना होगा। लेकिन इस यूनिट का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है: समानता। समानता एक और शब्द जो आसान लगता है पर है नहीं। क्या समानता का मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजनीतिक सिद्धांत में समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि भेदभाव का अभाव और अवसर की समानता है। यानी किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार ना हो और सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। मतलब सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण जैसी अवधारणाएं भी यहीं से जुड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, जो ये दिखाती हैं कि कभी-कभी ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए अलग व्यवहार करना जरूरी हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो समानता पर दीर्घ प्रश्न कैसा बन सकता है? दूसरा सबसे संभावित दीर्घ प्रश्न यही है: समानता की अवधारणा क्या है और समाज में असमानता को दूर करने के उपाय बताएं। यह प्रश्न सिर्फ सैद्धांतिक समझ नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान भी पूछता है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों में अक्सर समानता और न्याय के बीच संबंध पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने व्यक्ति की आजादी और समाज में उसके अधिकार और समानता की बात की। लेकिन इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? और अगर मेरे अधिकार आपके अधिकारों से टकराएं तो फैसला कौन करेगा? मुझे लगता है ये हमें तीसरी यूनिट की तरफ ले जाता है: न्याय, सत्ता और वैधता। ये तीनों शब्द एक साथ क्यों रखे गए हैं? ये तो बहुत अलग अलग लगते हैं। आपका सवाल ही इस यूनिट का सार है। डॉक्टर कुमार के नोट्स में इसे विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यहाँ रचने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। इन तीनों को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। न्याय को लागू करने के लिए सत्ता चाहिए। सही। लेकिन अगर सत्ता जबरदस्ती से चले तो वो तानाशाही बन जाती है। इसलिए सत्ता को वैधता की जरूरत होती है, यानी लोगों की सहमति। अच्छा, तो सत्ता और वैधता मिलकर अधिकार बनते हैं। और इस अधिकार का एक मुख्य काम न्याय करना है। तो न्याय के भी प्रकार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता के थे। हाँ, नोट्स में प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय का जिक्र है। इसे भी एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक केक है जिसे लोगों में बांटना है। प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस कहता है कि केक काटने का तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। इसका जोर प्रक्रिया पर है। ठीक है, प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। हाँ, और वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का लेना देना नतीजे से है। ये पूछता है कि क्या केक का बंटवारा उचित है, क्या हर किसी को उसकी जरूरत या योग्यता के हिसाब से टुकड़ा मिला। इसका जोर परिणाम पर है। यानी एक प्रक्रिया पर जोर देता है, दूसरा परिणाम पर। और एक तीसरा भी है, प्रतिकारात्मक न्याय। ये क्या है? प्रतिकारात्मक न्याय मतलब रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मूल सिद्धांत है आंख के बदले आंख। यानी अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके अपराध के बराबर सजा मिलनी चाहिए ताकि हिसाब बराबर हो। हमारा आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काफी हद तक इसी पर आधारित है। समझ गई। तो इस यूनिट का बॉस लेवल सवाल क्या है, जिसे हल करने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए? सबसे संभावित दीर्घ प्रश्न न्याय की अवधारणा पर ही होगा। न्याय की अवधारणा की विवेचना करें तथा इसके विभिन्न रूपों प्रक्रियात्मक, वितरणात्मक और प्रतिकारात्मक न्याय का विश्लेषण करें। इसमें छात्र को जॉन रॉल्स जैसे विचारकों का जिक्र करना चाहिए जिन्होंने वितरणात्मक न्याय पर बहुत काम किया है। ये तो सच में गहरी समझ की मांग करता है। सिर्फ परिभाषाएं लिखने से पूरे अंक नहीं मिलेंगे। चलिए अब इस पूरी संरचना की आखिरी कड़ी पर आते हैं। हमने समझा कि हमें सत्ता चाहिए जो वैध हो और न्याय करे। ये सत्ता काम कैसे करती है? शायद कानून के जरिए। और ये हमें चौथी यूनिट कानून
और राजनीतिक दायित्व पर लाता है। बिल्कुल। कानून वो साधन है जिसके जरिए राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, लेकिन इस यूनिट का असली मर्म दूसरे हिस्से में है, राजनीतिक दायित्व। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पूछता है, हम कानून का पालन क्यों करते हैं? ये वाकई एक बुनियादी सवाल है। ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे क्योंकि सजा का डर है। और यहीं पर एक औसत और एक बेहतरीन जवाब में अंतर आता है। सजा का डर एक कारण है, लेकिन एकमात्र नहीं। राजनीतिक दायित्व को समझना ऐसा है जैसे ये पूछना कि हम आधी रात को खाली सड़क पे भी ट्रैफिक लाइट लाल होने पर क्यों रोकते हैं, जब कोई पुलिस वाला नहीं देख रहा होता। क्या सिर्फ चालान के डर से, या इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि ये नियम सबके लिए अच्छा है और इससे बनाने वाली व्यवस्था मतलब सरकार वैध है? अच्छा, तो यहाँ वैधता का कॉन्सेप्ट वापस आ गया। यानी हम कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस सत्ता को वैध मानते हैं जो कानून बना रही है। एकदम सही। यही इस यूनिट का केंद्रीय विचार है। हम कानूनों को सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे मौजूद हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उस व्यवस्था को वैध मानते हैं। ये वैधता ही हमारे अंदर एक दायित्व या कर्तव्य की भावना पैदा करती है। तो वो बड़ा सवाल जिसका जिक्र नोट्स में है, वो कैसा हो सकता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला दीर्घ प्रश्न बनता है, कानून की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा राजनीतिक दायित्व और वैधता के बीच संबंध का विश्लेषण करें। यह सवाल छात्रों की सबसे गहरी समझ के परख करता है। तो हमने सभी 4 यूनिट्स की यात्रा पूरी कर ली है। ये बहुत ही व्यवस्थित और ज्ञानवर्धक विश्लेषण था। अब अंत में अगर हम डॉक्टर संतोष कुमार की सलाह का सार निकालें तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रों को किन 3 सुनहरे नियमों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? 3 बातें हैं जो गेम चेंजर हो सकती हैं। पहला, परिभाषाएं। हर मुख्य अवधारणा की एक सटीक, स्पष्ट और 2 लाइन की परिभाषा रट लें। ये वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरों में सीधे काम आएगी। दूसरा, अपने उत्तरों को संरचित करें, एक स्ट्रक्चर दें। खासकर दीर्घ उत्तरों में हमेशा एक छोटी सी भूमिका से शुरू करें, फिर मुख्य बिंदुओं को समझाएं और अंत में एक निष्कर्ष लिखें। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम? तीसरा नियम है अपने तर्कों को वजनदार बनाएं। ये होगा प्रासंगिक विचारकों के नाम और ठोस उदाहरणों से। अगर आप स्वतंत्रता पर लिख रहे हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल का जिक्र नहीं करते तो आपका जवाब अधूरा है। न्याय पर लिख रहे हैं और जॉन रॉल्स का नाम नहीं लेते तो जवाब में गहराई नहीं दिखेगी। ये परीक्षक को बताता है कि आपने सिर्फ रटा नहीं है बल्कि विषय को समझा है। ये बहुत ही कारगर सलाह है। संक्षेप में, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है, उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना भी उतना ही जरूरी है। प्रस्तुति बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। देखिए, ये पूरी चर्चा परीक्षा की तैयारी के बारे में थी, जो छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ किताबों या परीक्षा के लिए नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये अवधारणाएं हमें रोजमर्रा की दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक दायित्व को समझा कि हम वैध सत्ता के कानून का पालन क्यों करते हैं, पर वास्तविक जीवन में इसकी सीमा क्या है? एक नागरिक के तौर पर वह कौन सा बिंदु आता है जब दायित्व खत्म होता है और असहमति या विरोध का अधिकार शुरू होता है? क्या कोई कानून सिर्फ इसलिए मानने योग्य है क्योंकि उसे एक वैध सरकार ने बनाया है, भले ही वो अनैतिक हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर नागरिक को सोचना चाहिए।